तो क्वेश्चन आता है आपातकाल क्या है, या फिर 5 नंबर का आएगा या कम मार्क्स का आएगा तो क्वेश्चन है कि आपातकाल क्यों लगाया गया, किसने लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि या जो जमीन है ये थोड़ा सा पहले जाता है। आपातकाल कब लगा था? 25 जून 1975 को। लेकिन इसकी जमीन जो है वो तैयार हो गई थी 1971 में, 1971। 1971 से चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 में चुनाव हुआ था ना, तो इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी। नारा दिया था गरीबी हटाओ। और चुनाव कहां से लड़ी? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है। और वहां से उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, उनका नाम था राज नारायण पटेल। और इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाए। और राज नारायण पटेल जो है एक चुनाव याचिका दायर करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। आरोप लगाते हैं इंदिरा गांधी पे कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। चूंकि वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग किया, चुनाव में अनियमितता बरती गई। और जो चुनाव में अधिकारी थे लगे हुए, वो अधिकारी के सहयोग से चुनाव जीते। यानी कि चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और मामला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 12 जून 1975 यानी कि लगभग 4 वर्ष बाद इसकी सुनवाई, मतलब सुनवाई तो होती है, रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में ये होता है कि एक जगन मोहन लाल सिन्हा जो न्यायमूर्ति थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, उनका नाम क्या था? जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 वर्ष तक के लिए किसी भी तरह के सामाजिक राजनीतिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया। और जब एक देश के प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप लगे और वो कोर्ट द्वारा साबित हो जाए, देश में उथल पथल मचना स्वाभाविक। और उसी बीच जयप्रकाश नारायण ने बिहार के गांधी मैदान से नारा दिया संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आपसे पूछा जाता है। तो गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और पूरे देश में हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, तोड़ फोड़, मतलब एकदम उथल पुथल हो गया। और इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, और वो चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें आंशिक स्टे दिया गया, यानी कि जगमोहन लाल सिन्हा ने जो डिसीजन दिया था, 6 साल का बैन लगाया था, इस पर कुछ दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और वहां पे आंशिक रूप से स्टे, मतलब इस फैसले पर रोक लगा दी कि ये फैसला को कुछ दिन के लिए रोका जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री में काम करेंगे जरूर, लेकिन संसदीय कार्य वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, संविधान कानून नहीं बना पाएंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे, सभी काम वो नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद 25 जून को शाम को 8 बजे इंदिरा गांधी लोगों से रूबरू होती है। मोदी जी आते हैं, कोई घोषणा करता तो कब आते हैं? 8 बजे। तो ये सब इंदिरा गांधी से सीखे हुए हैं। इंदिरा गांधी आई 8 बजे और उन्होंने घोषणा किया कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। तो प्रधानमंत्री के मौखिक अनुशंसा पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली खान ने भारत में आपातकाल लगा दी। कब लगाई? 25 जून 1975। कारण समझ में आ गया कि क्यों लगाना पड़ा। और ये कहा गया कि देश में आंतरिक अशांति है, गृह युद्ध की संभावना है और स्थितियां विकट हैं, इसलिए आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगाया।
आपको आपातकाल का प्रावधान जो है संविधान के 3 अनुच्छेदों में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे इमरजेंसी होगा, और 360 में द्वितीय आपातकाल। तो ये आपको तीनों याद रखना होगा। जब आपातकाल लगा तो आपातकाल के दौरान जितने भी विपक्ष के नेता थे, उन बड़े नेता उनको अरेस्ट कर दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ तक कि झारखंड के जो अभी वर्तमान राज्यपाल हैं श्री संतोष गंगवार जी, इनको भी जेल जाना पड़ा। इतना ही पे मामला नहीं रुकता है, और जहां पे कांग्रेस शासित राज्य थे, क्योंकि ज्यादा तो कांग्रेस का ही शासन था उस समय, तो जहां कांग्रेस शासित राज्य थे वहां मीसा का प्रयोग किया गया। MISA, मीसा का प्रयोग किया गया। मीसा क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि बिना रॉलेट पड़ा है ना, जस्ट लाइक उसी तरह का कानून है मीसा, MISA। इसका यूज किया गया, अब बिना कोई सूचना के, बिना कहे उठा के डाल दिया लोग। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। इंदिरा गांधी के जो बड़े सुपुत्र थे संजय गांधी जी, उनका 5 सूत्री फार्मूला लागू हुआ, और एक विशेष रिलीजन को फर्स्ट सेकुलराइजेशन कराया गया, यानी कि नसबंदी करवा दिया एक खास समुदाय को। वैसे तो ये सबके लिए नियम था, लेकिन उसमें कुछ खास समुदाय को चीजें और उनके परिवार वाले को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा, नसबंदी समझते हैं ना, नसबंदी करवा दिया। और क्या किया गया? तो एक नारा दिया गया, डिसिप्लिन, अनुशासन और इफिशियंसी, कार्यकुशलता। ये सरकार कार्यकुशलता की है और अनुशासन की है, यानी कि अनुशासन तोड़िएगा तो करिएगा, काम आपको करना। अखबार वालों को बैन कर दिया गया, उनके घर के पावर, उनके ऑफिस के बिजली कट कर दिए गए, यानी कि अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि बिना सरकार से पूछे खबर नहीं छापा। इसके विरोध में कुछ बड़े अखबारों ने सादे अखबार छापने शुरू कर दिए, सिर्फ अपना अखबार का नाम लिखते, कोई भी जो भी अखबार का नाम था, और पूरा पेज ब्लैंक और एक छापने शुरू कर दिए। और उसी बीच 1976 में कार्यकाल पूरा हो रहा था। 1971 के बाद 5 साल में उस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और 76 में चुनाव नहीं कराया गया, 1 साल में इसको बढ़ा। और संविधान में 42वां संशोधन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के अधिकारों को बहुत बढ़ा, प्रधानमंत्री की शक्ति को मतलब बढ़ा दिया गया और न्यायपालिका की शक्ति को कम कर, वोटिंग का राइट, या बहुत सारी चीजें हैं। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, हर चीज को चेंज कर। इसीलिए 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा। तो ये क्वेश्चन तो खैर आपको रिपीटेड आता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, जो 1976 में हुआ था, यानी कि संविधान के पूरे पार्ट को ही चेंज कर दिया। अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन उसको माना। लघु संविधान के जगह ये पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन है, तो वो भी है 42वां संविधान। और इन सब चीजों के बाद इंदिरा गांधी अचानक घोषणा करती है 1970 चुनाव के लिए, और चुनाव में इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं की करारी हार होती है, और पहले बार गठबंधन की सरकार आती है। और उसके बाद जब गठबंधन की सरकार आती है तो 42वें संविधान संशोधन सुधार के लिए 43वां 44वां संविधान संशोधन होता है, में जो चीजें बहुत सारी चीजों को वापस जाएगा कवर करके, जिससे 43वां और 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। और फिर शाह आयोग का गठन किया जाता है, और शाह आयोग इस पर इंक्वायरी करता है। ये अलग बात है कि शाह आयोग के द्वारा
लगभग 1000 से अधिक नोटिस भेजे जाने के बाद भी इंदिरा गांधी उनके साथ पेश नहीं होती हैं, ऐसा चर्चा चल रही है। लेकिन परिणाम पर प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसी बातें आती हैं कि शाह आयोग ने 1000 से अधिक बार नोटिस भेजा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके सामने पेश नहीं। अब आजकल तो यही था। वो क्वेश्चन है बहुत रिलेटेड, समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, और एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम खाड़ी उत्सव क्या समझते हैं। गर्मी का दिन था, तेज धूप थी और एक राष्ट्रपति थे। गर्मी का दिन नवंबर में आता है क्या? मई जून। गर्मी का दिन था और एक देश था और उसका राष्ट्रपति था। देश का नाम था इराक और राष्ट्रपति का नाम था सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन क्या करता है कि जो पड़ोस के छोटे छोटे तेल वाले देश होते हैं, पेट्रोलियम कंट्रीज होते हैं, इराक बेसिकली किस लिए पॉपुलर था? पेट्रोलियम के लिए। तो उसके आसपास जो पेट्रोलियम के लिए जो देश होते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में है, उस पर वो आक्रमण कर दिया। और उसमें एक देश का नाम था कुवैत। और कुवैत चर्चा में रहा है कोल्ड वॉर में भी, और अमेरिका की नजर पेट्रोलियम पे हमेशा से रही है, क्योंकि अगर किसी भी देश को विश्व की महाशक्ति बनना है तो आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कोई आइटम है तो है पेट्रोलियम। क्योंकि वो आयात निर्यात के लिए जो ट्रैवलिंग होता है, यातायात होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उसके लिए पेट्रोलियम महत्वपूर्ण है। जितने गाड़ी चल रहे हैं, रेलवे चल रही हैं, प्लेन चल रहे हैं, वो जरूरी है। तो इस पे वो कब्जा करने का नजर तो पहले से था, उसको एक मौका मिल गया। कुवैत पर हमला कर देता है और कुवैत पर कब्जा कर देता है इराक राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नेतृत्व। और ये घटना घटती है 1989 में, 1989। उसके बाद प्रयास किया जाता है और कहा जाता है कि कुवैत को मुक्त कर दीजिए, लेकिन सद्दाम हुसैन मुक्त नहीं करता है। उसके बाद अमेरिका अपना कूटनीतिक खेल शुरू करता है और अपने विदेश मंत्री बेकर को लगाता है। विदेश मंत्री बेकर, सहायक विदेश मंत्री जॉन बोल्टन और अवर विदेश मंत्री रॉबर्ट किमिट समेत 35 अधिकारियों को लगाता है और यूनाइटेड नेशन से बात करता है, संयुक्त राष्ट्र से बात करता है। और ये जो 35 अधिकारी हैं ये ऑनलाइन बात करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और पहली बार प्रस्ताव आता है तो आपको पता ही है कि 5 वीटो पावर है FVCR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। एक भी अगर वीटो पावर कैंसिल हो गया तो फिर वो निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन पहली बार ये निर्णय लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ कि कुवैत को मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान जरूरी है। तो पहली बार और हमको लगता है कि आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी देश पर सैन्य अभियान चलाने की, सैन्य हमले करने की अनुमति। हालांकि इसी दिन के कारण सोवियत संघ रूस अमेरिका के साथ नहीं था, लेकिन इस मामले में पेट्रोलियम की नजर उसकी भी है। इस मामले में वो वहां पे वीटो पावर का यूज विरोध में नहीं करता है और साथ में आ जाता है। और इसी के बाद जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश बाहर निकलते हैं एक मीटिंग से, तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने किसी भी देश पर सैन्य अभियान करने की अनुमति दे दी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहते हैं कि ये नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। तो यही क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, तो इसी परिघटना को नई विश्व व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इससे पहले और उसके बाद आज तक कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी देश पर सैन्य हमले की अनुमति नहीं दी। ये पहला और आखिरी ऑर्डर था अभी तक, आगे का जो होगा देखा जाएगा।
अब जब ऑर्डर मिल जाता है तो अमेरिका अपने नेतृत्व में 40 देशों के साथ इराक पर हमला कर, और ये युद्ध चलता कब तक है? तो युद्ध चलता है 6 महीने 3 सप्ताह और 5 दिन। अगर आपको एवरेज में कहा जाए तो इसको 7 महीने बोल सकते हैं। 7 तरीके के 5 26 दिन, 6 महीने 26 दिन। लेकिन अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 6 मंथ 3 वीक एंड 5 डेज। और ये खाड़ी युद्ध हुआ। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया। पहले पार्ट में जो युद्ध हुआ उसको बोला जाता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, और ये चलता है अगस्त 90 से लेकर जनवरी 91 तक। अगस्त 1990 से लेकर जनवरी 91 तक जो चलता है उसे बोला जाता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। और दूसरा राउंड शुरू होता है 17 जनवरी को, और वो अंत तक चलता है, खत्म होने तक। अगर इस युद्ध में हमले की बात की जाए तो लगभग 35 से 40 देशों के गठबंधन ने अमेरिका के नेतृत्व में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, पर्शियन खाड़ी, पर्शियन और जर्मनी के जो खाड़ी इलाके हैं वहां, आइसलैंड, आर्गेन पेंसिलिया और मिडिल ईस्ट, मध्य और पूर्वी भागों में हमला करता है। और इस युद्ध में लगभग 60 बिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया गया। और ये 60 बिलियन डॉलर में संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, ये 2 देशों ने 32 बिलियन डॉलर का खर्च किया। अमेरिका के लगभग 7 लाख सैनिक भाग लिए, और अगर पूरे युद्ध में सैनिकों की संख्या मानी जाए तो आपस में लड़ने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 10 लाख। लेकिन ऑफिशियली चूंकि एक साइड अगर आप लिखिएगा तो लगभग 7 लाख कर सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी रिकॉर्ड में 6,60,000 6,70,000 ही बताया जाता है। तो 6,60,000 से लेकर 7 लाख तक का अनुमानित माना जाता है कि सेना का प्रयोग एक साइड से हुआ, और पूरे युद्ध में लगभग 10 लाख सेनाएं आमने सामने, क्योंकि इराक के समर्थन में भी कुछ देश आ गए। ऐसे एक छोटा सा इराक अमेरिका के जैसे 40 शक्तिशाली देशों को 6 महीने तक फाइट नहीं किया, आखिर उसके साथ ही बहुत सारे संसाधन थे। तो ये माना जाता है कि लगभग 10 लाख सैनिक भाग लिए, और अमेरिका के साथ ब्रिटेन जिसने 13,000 युद्ध वाहन भेजे, 35,000 सेना भेजे, पैसा भेजा। हमें तो लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका ने न सिर्फ अपनी वर्चस्व को स्थापित किया, अपनी हेगेमनी को स्थापित किया, बल्कि बहुत सारे पैसे भी उसको बचे, जिसके लिए जो चंदा दिए गए उतना खर्च भी नहीं। युद्ध के नाम पे डोमिनेट भी किया और काफी हथियार और पैसे बचा भी, ऐसा इतिहासकार बता। तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, मिस्र, सऊदी अरब जैसे बहुत सारे देश थे, और जिनकी संख्या 35 से 40 बताई गई। ठीक है, और इसी को कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध। इस युद्ध में खर्च भले ही 60 बिलियन डॉलर हुए हों, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 620 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और इस युद्ध को बहुत ही आधुनिक तरीके से लड़ा गया, और इस युद्ध को लाइव टेलीकास्ट कराया गया पूरी दुनिया में। और लाइव टेलीकास्ट कराने के चलते इसे कहा गया ऑपरेशन वीडियो गेम वॉर, या इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एग्जाम में वीडियो गेम वॉर क्या है पूछ दे, कंप्यूटर वॉर क्या है पूछ दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट गल्फ वॉर का ही अलग अलग नाम है, कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध, ये सभी एक ही युद्ध के नाम। और अमेरिका ने इसमें अत्याधुनिक F-15S, 16S और F-15C जैसे मिसाइलों का प्रयोग किया और हवाई हमले किए। तो इराक का राष्ट्रपति कौन था?
और अमेरिकी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। युद्ध के कितने चरण थे? युद्ध का कारण क्या था? इराक के द्वारा किया गया एक कुवैत पर हमला। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? ब्रिटेन ने कितने वाहन भेजे युद्ध के लिए? 13,000। सेना कितने भेजे ब्रिटेन ने? 35,000। 10 लाख टोटल सेना। ठीक है, तो नई युद्ध व्यवस्था और प्रथम खाड़ी समझ में आ गया? कोई दिक्कत?